अस्सलाम वालेकुम। अच्छा स्टूडेंट्स, एमसीक्यूज अकाउंट्स के हमने जो सीरीज शुरू की है इसमें आज हम 2009 से स्टार्ट लेंगे। अच्छा, 2009 से पहले 2008, 7, 6 में एमसीक्यूज नहीं आते थे, पेपर पैटर्न चेंज हो गया था। 2009 से एमसीक्यूज आपके पेपर में आना शुरू हो गए। ठीक है। इसकी पीडीएफ मैंने आप लोगों के साथ ग्रुप पे शेयर कर दी है। और जो बच्चे लाइव क्लास में मौजूद हैं वो कोई भी क्वेश्चन हो तो चैट बॉक्स में पूछ लें, और जो बच्चे रिकॉर्डिंग देख रहे हो इसकी, वो उनके पास व्हाट्सएप नंबर मौजूद है। उस नंबर पे वो मैसेज छोड़ देंगे तो उसका रिप्लाई उनको विद इन आवर या 2 आवर्स में आ जाएगा। ठीक है। कोशिश करेंगे लाइव क्लास में मौजूद रहे, ताकि उस दौरान अगर आपका कोई भी सवाल हो तो वो आप चैट बॉक्स में मुझसे पूछ लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, 2009 पास पेपर के एमसीक्यूज। पास पेपर में कुछ एमसीक्यूज पे आंसर की मार्क हुई हुई है, और कुछ पास पेपर्स ऐसे भी मार्केट में अवेलेबल है जिन पे मार्क नहीं हुई हुई है। अच्छा, मार्क हुई हुई है तो उसमें भी कुछ मिस्टेक्स हैं, कुछ सही भी हैं। एनीवे, मैंने आप लोगों को अनसॉल्व्ड की जो है वो शेयर कर दिया आप लोगों के ग्रुप में, आप उसको देख लीजिएगा। चलिए भाई स्टार्ट लेते हैं। फर्स्ट एमसीक्यूज हम रीड कर रहे हैं। इफ कमीशन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर एंड इज रुपीज 20,000 एंड कमीशन एक्रूड एट ईयर एंड इज रुपीज 5,000, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ कमीशन फॉर द ईयर। अब देखिए, कमीशन रिसीव हुआ है, इट मीन्स कमीशन हमारी इनकम है। अगर पे कर रहे होते कमीशन तो हमारा एक्सपेंस होता। इससे हमें पता चल रहा है कि कमीशन हमारा रेवेन्यू है। 20,000, 20,000 हमें रिसीव हुआ, और 5,000 वो कह रहा है एक्रूड है। अब देखिए, एक्रूड जो है इसके टू मीनिंग्स होते हैं। ये एक्रूड का वर्ड अगर किसी एक्सपेंस के साथ लगा हुआ हो, मैं आपको इसका एक बॉक्स बना के समझा देता हूँ। ये एक्रूड का वर्ड अगर किसी एक्सपेंस के साथ लगा हुआ हो तो आप ये समझेंगे कि ये आपका क्या है, पेएबल है। और अगर ये वर्ड किसी इनकम के साथ लगा हुआ हो, एक्रूड प्लस एक्सपेंस, तो ये बन जाता है पेएबल। और अगर ये किसी रेवेन्यू के साथ लगा हुआ हो तो ये बन जाता है हमारा रिसीवेबल। राइट। यानी देखें, ये वर्ड हमारा किसी एक्सपेंस साथ लगा होगा तो इसका मतलब ये होता है कि हमने कोई काम करवा लिया लेकिन पेमेंट नहीं की। किसी रेवेन्यू के साथ लगा हुआ है, इसका मतलब हमसे कोई काम करवा लिया गया है, हमने अपनी सर्विसेज दे दी हैं, हमने गुड्स को सोल्ड कर दिया है, लेकिन अभी हमें क्या कहते हैं, रिसीव नहीं हुई है। हमारी इनकम तो हो चुकी है लेकिन पेमेंट हमें रिसीव नहीं हुई है। तो आ जाए यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारा क्या कहते हैं, ये वाला केस है, एक्रूड प्लस रेवेन्यू, क्योंकि कमीशन रेवेन्यू है। तो 20,000 हमें रिसीव हो चुके हैं, 5,000 स्टिल हमें रिसीव कर रहे हैं, तो ये हमारा टोटल इनकम कितनी हो जाएगी, ऑप्शन डी 25,000। सर ऑप्शन सी कब होता, बिल्कुल ऑप्शन सी जब होता है जब हमें क्या कहते हैं, 5,000 अनअर्नड होते हैं हमारे। 5,000 हमारे क्या होते हैं, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस होता, या कमीशन अनअर्नड होता तो हमारा 15,000 होता था। राइट। अच्छा भाई, सेकंड एमसीक्यू देखें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज शोन इन इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट में हम किसको शो करते हैं, इनकम स्टेटमेंट आपको पता है जिसके जरिए हम प्रॉफिट या लॉस निकालते हैं, और प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए हमें रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस की जरूरत होती है। तो प्रीपेड सैलरीज एसेट्स है, एक्रूड सैलरीज एक्सपेंस है, सैलरीज एक्सपेंस ये हमारा एक्सपेंस है। सैलरीज पेड ये हमारा क्या, यानी हमने जो पे कर दी, जो पे की हुई तो एक्सपेंस होगा। तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है, इसमें ऑप्शन सी इज करेक्ट। नंबर थर्ड, द पर्पज ऑफ ट्रायल बैलेंस इज टू, ए ऑप्शन, डिटरमाइन अर्थमेटिक एक्यूरेसी ऑफ डबल एंट्री, शो फाइनेंशियल पोजीशन एट अ पर्टिकुलर डेट, शो परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस, नन ऑफ दिस। देखिए बच्चों, बी और सी जो है, बी और सी ऑप्शन, फाइनेंशियल पोजीशन आपको पता है हमें बैलेंस शीट बताती है। फाइनेंशियल पोजीशन कौन बताता है, बैलेंस शीट बताती है। और परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस इनकम स्टेटमेंट बनाती है। तो बी और सी तो हो नहीं सकते। अर्थमेटिक एक्यूरेसी देखिए, ट्रायल बैलेंस का पर्पस क्या होता है, ट्रायल बैलेंस में फिगर्स आती कहाँ से, लेजर से। और लेजर में फिगर्स कहाँ से आती हैं, जर्नल में। यानी जर्नल से जो हम लेजर में पोस्ट करते हैं, और फिर लेजर से हम ट्रायल बैलेंस में आते हैं।
तो आपको पता है जो डेबिट अमाउंट होता है उतने ही क्रेडिट अमाउंट होता है। अगर कहीं आप डेबिट पे ज्यादा लिखते हैं क्रेडिट पे कम लिखते हैं तो आपका ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा। तो ये अर्थमेटिक एक्यूरेसी को बताता है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। पास पेपर में एमसीक्यूज काफी दफा भी आया है अभी। सही। नंबर 4, द पर्पज ऑफ कंट्रोल अकाउंट। कंट्रोल अकाउंट, अब कंट्रोल अकाउंट क्या है? कि कंट्रोल अकाउंट आप लोगों के सिलेबस में ऐसा है नहीं। फिर भी हम इसकी चले ऑप्शंस पढ़ते हैं तो कुछ हमें बात हो सकता है समझ में आ सके। प्रिवेंट एरर्स, मेक द ट्रायल बैलेंस, फाइंड एरर्स क्विकली, कैलकुलेट द सेल्स एंड परचेज। देखिए, ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए तो जनरल लेजर चाहिए होता है, तो इसका मतलब जनरल लेजर तो नहीं है कंट्रोल अकाउंट हमारा, सी ऑप्शन तो हो नहीं सकता। अब कंट्रोल अकाउंट, कंट्रोल से मुराद क्या है? जिस चीज को कंट्रोल किया जाता है बिजनेस में, याद रखें दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, एक सेल्स एंड एक परचेजेस। सेल्स कस्टमर्स को करते हैं, परचेजेस सप्लायर से करते हैं। कस्टमर से आपको पता है रिसीव करना होता है पैसा, और सप्लायर को पेमेंट करनी होती है। तो ये जो रिसीट्स एंड पेमेंट का जो सिलसिला होता है, इसको कंट्रोल जो बिजनेस करता है उसको कैश मैनेजमेंट आसान हो जाती है, उसके लिए कैश फ्लो के प्रॉब्लम्स नहीं होते। तो जो कंट्रोल अकाउंट है ये सेल्स एंड परचेज को कैलकुलेट करने के लिए या इसको कंट्रोल करने के लिए बनाया जाता है। ये याद रखिएगा, सेल्स एंड परचेज को। ए ऑप्शन करेक्ट है इसका। सही है बच्चों। नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस ऑनर्स इक्विटी। आई थिंक ए ऑप्शन ही करेक्ट लग रहा है, बाकी बी और सी और डी भी पढ़ लेते हैं। लायबिलिटीज इक्वल्स टू एसेट्स प्लस ऑनर्स इक्विटी बिल्कुल गलत है, ये माइनस होता तो सही हो जाता। ऑनर्स इक्विटी प्लस एसेट्स प्लस ऑनर्स इक्विटी ये भी बिल्कुल गलत है। डी एसेट इक्वल्स टू लायबिलिटी माइनस ऑनर्स इक्विटी। ए ऑप्शन इज करेक्ट है, अकाउंटिंग इक्वेशन है ये आपकी। ऑनर्स इक्विटी कैपिटल का दूसरा नाम है। इट इज कॉल्ड लायबिलिटीज। लायबिलिटीज क्या होती है? मशीनरी एसेट है, ऑनर्स कैपिटल कैपिटल है, नोट रिसीवेबल आपका एसेट है, लोन हमारी लायबिलिटी है। इजी एमसीक्यू है। परचेजेस आर बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। परचेजेस को कौन डिस्क्राइब करता है? परचेजेस का मतलब क्या होता है? कोई भी वो चीज जो आप विद द इंटेंशन टू रीसेल, जिसको खरीदते वक्त आपकी इंटेंशन, आपकी नीयत ये हो कि हम इसको आगे बेचेंगे प्रॉफिट में। हो सकता है लॉस हो जाए लेकिन हम बेचेंगे इसको, अपने इस्तेमाल में नहीं लाएंगे। तो देखिए, परचेज ऑफ बिजनेस फॉर फर्नीचर, फर्नीचर हमने खरीद रहे हैं बिजनेस के लिए, ये तो हम अपने इस्तेमाल के लिए खरीद रहे हैं, एसेट्स है। परचेज ऑफ स्टेशनरी ये भी हमारा एसेट है, या एक्सपेंस कह सकते हैं आप इसको। परचेज ऑफ मर्चेंडाइज फॉर रीसेल, सी ऑप्शन इज करेक्ट है। डी ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं। परचेज ऑफ कंप्यूटर फॉर ऑनर्स पर्सनल यूज, ये ड्राइंग है, राइट। इट इज नॉट एन एसेट। कैश, अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस, अकाउंट रिसीवेबल, अनअर्न्ड कमीशन। कैश एसेट, अनएक्सपायर्ड और प्रीपेड दोनों का मतलब सेम होता है, ये भी एसेट है, अकाउंट रिसीवेबल भी एसेट है। अनअर्न्ड कमीशन हमारा लिए लायबिलिटी है, वो कमीशन जो हमें मिल तो चुका, वो इनकम जो हमें मिल तो गई लेकिन हमने कभी अर्न नहीं की है, उसके अगेंस्ट सर्विसेज नहीं दी है। कैश बुक इज यूज फॉर रिकॉर्डिंग ऑल कैश ट्रांजेक्शंस, ऑल कैश एंड क्रेडिट ट्रांजेक्शंस, कैश रिसीट्स ओनली, कैश पेमेंट्स ओनली। इजी ऑप्शन है बच्चों, कैश ट्रांजेक्शंस जितनी भी कैश में पेमेंट्स होंगी या रिसीट्स होंगी वो सब इसमें रिकॉर्ड होंगी। सेल्स जर्नल इज यूज्ड फॉर, सेल्स जर्नल्स किस लिए यूज करते हैं? याद रखिएगा, जर्नल की जब भी बात आएगी ना, 4 टाइप्स ऑफ जर्नल होते हैं, परचेज जर्नल, सेल्स जर्नल, परचेज रिटर्न जर्नल, सेल्स रिटर्न जर्नल। तो जर्नल में याद रखें, क्रेडिट कंपलसरी है, उधार पे माल होना जरूरी है, उधार पे आप चीज खरीदें या बेचें। और सेल्स परचेज, इसमें उधार पे जो माल से मुराद यहाँ पे स्टॉक गुड्स इन्वेंट्री है। तो बच्चों इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो बी है। ए ट्रांजेक्शन तो देखें, ए ऑप्शन जो है वो तो आपका रिकॉर्ड होगा किसमें? कैश बुक में। मशीनरी जो है मर्चेंडाइज, जब आप कैश और क्रेडिट दोनों पे बेचेंगे तो कैश वाली क्या कहते हैं आपकी कैश बुक में होगी, क्रेडिट वाली आपकी सेल्स जर्नल में होगी। फर्नीचर हम जनरल जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे। इफ सैलरीज पेड ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटिंग टू ₹9,000, हमने सैलरीज पे किया, अब देखिए पे किए हैं तो इसका मतलब एक्सपेंस है, रिसीव करते हैं तो एसेट होता है। सैलरीज अगर रिसीव कर रहे थे तो सैलरी हमारी इनकम होती है, अब पे कर रहे हैं तो हमारा एक्सपेंस है। एक्रूड सैलरीज कितनी है इसमें? 3,000। अब देखिए यहाँ पे अगर आप, मैं ऊपर जाऊं और आपको ये वाला बॉक्स यहाँ पे दोबारा से कॉपी कर लूं। देखिए आप इसको, देखिए अब ये एक्सपेंस है लगा है, एक्रूड प्लस एक्सपेंस, ये देख रहे हैं।
आप गौर से देखें कि सैलरीज हमारा एक्सपेंस है और उसके साथ एक्रूड कवर्ड लगा हुआ है। तो आप क्या कहते हैं, इसमें क्या करेंगे, इसमें इसको प्लस कर लेंगे। द अमाउंट ऑफ सैलरीज एक्सपेंस फॉर द ईयर 9,000 आपने पे किए और 3,000 आपके एक्रूड है। 9 प्लस 3 बिकम्स 12,000। तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो गया। आ जाए नेक्स्ट 12 पे। विच अकाउंट शुड बी डेबिटेड फॉर रिकॉर्डिंग एडवांस पेमेंट्स। एक सेकंड, ये बॉक्स को थोड़ा सा ऊपर करें। विच अकाउंट शुड बी डेबिटेड फॉर रिकॉर्डिंग एडवांस पेमेंट्स ऑफ रेंट। एडवांस में पेमेंट कर रहे हैं आप रेंट की। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज जून 2024 एंड वी आर पेइंग द रेंट ऑफ जुलाई 2024। सो जो अमाउंट हम जुलाई का पे कर रहे हैं जून में, तो वो हमारा क्या होगा, प्रीपेड होगा। एडवांस रेंट हम जो पे कर रहे हैं, रेंट एक्सपेंस नहीं होगा, रेंट पेबिल नहीं होगा। पेबिल जब होता है, हम वी आर इन जून एंड पेमेंट हम कर रहे हो मई की, तो वो हमारा पेबिल होगा। प्रीपेड होगा इसका बच्चों, करेक्ट ऑप्शन सी। आ जाए नंबर 13, ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू, ग्रॉस प्रॉफिट आपको पता है जीपी बराबर होता है किसके, मैं आपको यहाँ पे एक बॉक्स बना के वो भी बता देता हूँ जीपी के बारे में। ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल्स टू सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल, या आप लोग इसको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी कह सकते हैं, सही है। इसको अच्छी तरह से ध्यान में रखिएगा इस फॉर्मूले को। राइट, ग्रॉस प्रॉफिट हमेशा सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ जीपी होता है, क्या सेल्स और कॉस्ट का डिफरेंस होता है, सही है। तो बच्चों हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसमें, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, सही है। सर ये कॉस्ट ऑफ सेल और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में क्या फर्क है जी। कोई बच्चा अगर रिप्लाई मुझे चैट बॉक्स में कर दे तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, या मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा, तो मैं इसको जो करेक्ट आंसर होगा वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लूंगा, ठीक है। अच्छा भाई, 14, पोस्टिंग मीन्स, पोस्टिंग मीन्स, पोस्टिंग क्या होता है। पोस्टिंग मीन्स होता है कि आप किसी भी जर्नल, जर्नल से, यानी जो आपने जर्नल, जर्नल में डबल एंट्री पास की हुई है, वहां से आप लेजर में जो चीज पोस्ट करते हैं, जब आप लेजर में पोस्टिंग करते हैं तो वो आपका कहलाता है मेक एन एंट्री। एंट्री बनाना नहीं होता, मेकिंग एन एंट्री इन स्पेशल जर्नल ये भी नहीं है, ट्रांसफरिंग एन एंट्री फ्रॉम जर्नल टू लेजर अकाउंट। सी ऑप्शन, ये सेकंड स्टेप होता है अकाउंटिंग साइकिल का, सी याद रखिएगा। सी ऑप्शन करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट नॉर्मली हैज अ क्रेडिट बैलेंस, हैज के आगे एस एस नहीं लगा हुआ, आप लोग अब लगा लीजिएगा बच्चों, छोटी मोटी इस तरह की स्पेलिंग मिस्टेक्स हो जाती हैं। किसका क्रेडिट बैलेंस है। देखें बैलेंस सर कैसे पता चलता है किसी भी चीज का बैलेंस क्रेडिट है कि डेबिट है। सो सिंपल, आप देखिए जो भी हेड ऑफ अकाउंट्स हैं, एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, एक्सपेंसेस, रेवेन्यूज, उनको इंक्रीज करें। जब आप उनको इंक्रीज करेंगे तो आप देखें वो डेबिट हो रहे हैं कि क्रेडिट हो रहे हैं। जिस साइड भी इफेक्ट आएगा वो उसका नॉर्मल बैलेंस कहलाता है, सही है। तो कैश एसेट है, एसेट इंक्रीज होते हैं तो डेबिट, परचेजेस एक्सपेंस है इंक्रीज होते हैं तो डेबिट, इंश्योरेंस एक्सपेंस खुद कह रहा है तो डेबिट, परचेज डिस्काउंट, परचेज डिस्काउंट इज हमारा रेवेन्यू, ये परचेज डिस्काउंट हमारा रेवेन्यू होता है, अदर रेवेन्यू के तौर पर ट्रीट करते हैं इसको, इनकम है हमारी है, तो इसका क्रेडिट बैलेंस होगा नंबर डी। बिगिनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस माइनस एंडिंग इन्वेंट्री, ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का फॉर्मूला है बच्चों। ये जो ऊपर हमने कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ये लिखा था ना, ये वाला, ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो हमने लिखा था, इसका फार्मूला ये नीचे इन्होंने दिया हुआ है, देखिए बिगिनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस माइनस, तो ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कहलाएगा। जीपी हो नहीं सकता, नेट प्रॉफिट नहीं हो सकता, नेट सेल्स नहीं हो सकता, नेट सेल्स सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न होता है। परचेज जर्नल इज यूज टू रिकॉर्ड, ऊपर देखिए शायद सेल्स जर्नल आया था, अब यहाँ परचेज जर्नल आ गया। परचेज जर्नल यूज होगा क्रेडिट मर्चेंडाइज को खरीदने के लिए, सेल्स जर्नल क्रेडिट मर्चेंडाइज को बेचने के लिए। अलाउंस ऑफ बैड डेट्स, अलाउंस ऑफ बैड डेट्स हमारा क्या होता है, ये कॉन्ट्रा एसेट है। बेसिकली जो भी आप क्रेडिट पे सेल्स करते हैं, जिसमें जो आपको कैश रिसीव नहीं होता, कैश फ्यूचर में रिसीव होने के
चांसेस होते हैं या आपकी कमिटमेंट होती है उनसे। तो डाउट ये होता है कि फ्यूचर इज अनसर्टेन, कि जिस पार्टी को हमने क्रेडिट पे सेल्स की है वो पार्टी हमारे कंप्लीटली पेमेंट ना करे, 100% रिकवरी ना हो किसी भी रीजन की वजह से, तो हमें डाउट होता है कि हमारा नुकसान हो जाएगा। तो अकाउंट्स ये कहता है कि आपको फ्यूचर में कोई अगर एक्सपेंस होने वाला है और आपको डाउट है तो आप उसको आज ही एक्सपेंस आउट कर लें, बुक्स में रिकॉर्ड कर लें। तो अलाउंस ऑफ बैड डेट्स हमारा कॉन्ट्रा एसेट है, यानी इसकी डबल एंट्री क्या बनती है, बैड डेट एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस ऑफ बैड डेट्स क्रेडिट। ये हमारे एसेट को कम करता है, और कौन सा एसेट को कम करता है, अकाउंट रिसीवेबल को। अब कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट, एसेट अकाउंट नहीं है, कॉन्ट्रा एसेट को कम करता है, लाइबिलिटी अकाउंट भी नहीं है, एक्सपेंस अकाउंट भी नहीं है, बैड डेट है जो है एक्सपेंस है। क्लोजिंग एंट्रीज आर रिकॉर्डेड, आसान एमसीक्यूज ये, एट स्टार्ट ऑफ अकाउंटिंग पीरियड, ऑब्वियसली नो, स्टार्ट में कहाँ होते हैं, एंड क्लोजिंग एंट्री का मतलब ही क्लोज, मतलब और चीज क्लोज कब होती है, एंड होती है, बी ऑप्शन है इसका। और क्लोज कौन कौन से अकाउंट्स होते हैं, जी वेरी गुड, एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यूज। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, एसेट्स माइनस कैपिटल इक्वल्स टू लायबिलिटीज, ये बिल्कुल सही लग रही है देखने में। लायबिलिटी प्लस कैपिटल इक्वल्स टू एसेट्स, लायबिलिटी प्लस, सॉरी इनकरेक्ट, आई एम सॉरी मैडम, मुझसे पढ़ने में गलती, कोई इनकरेक्ट लिखा हुआ है, मैं उसको करेक्ट पढ़ गया था, क्योंकि फर्स्ट और ए और बी दोनों ही करेक्ट है। लायबिलिटीज प्लस एसेट्स इक्वल्स टू कैपिटल, एसेट्स प्लस लायबिलिटीज इक्वल्स टू कैपिटल। अच्छा, आई थिंक डी और सी एक ही तो लिखा हुआ है, उसमें आगे पीछे चीजों को किया हुआ है। इसको देख लीजिएगा, आई थिंक पास पेपर में क्या लिखा हुआ है, ये शायद पंचिंग मिस्टेक हो गई है, इसमें दोनों ऑप्शन सी और डी दोनों ही गलत है। ठीक है। अच्छा सर, अगर पेपर में ऐसा आ जाए तो क्या करेंगे, देखिए पेपर में अगर आपके पास आ जाए और आपके पास OMR शीट हो, जैसे इस साल OMR शीट अप्लाई नहीं हो रही है, तो OMR शीट होगी तो आप सी और डी में से किसी एक को करेक्ट कर देंगे और दोनों को फिल कर देंगे। सही है, किसी एक को कीजिएगा, सॉरी दोनों को फिल नहीं करेंगे, सी को फिल कर दें या डी को कर दें, क्योंकि दोनों को करेंगे तो वो कंप्यूटर वैसे ही उसको रॉन्ग कंसिडर कर लेगा। और अगर आपके पास मैनुअल हो तो मैनुअल में आप दोनों ऑप्शंस लिख दीजिएगा, सी एंड डी बोथ आर करेक्ट। राइट। ठीक है बच्चों, ये हमने 2009 के पास पेपर के एमसीक्यूज कंप्लीट कर लिए हैं। आप में से किसी को भी कोई क्वेश्चन हो इसमें तो वो मुझे क्या कहते हैं नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। नंबर मैं आपको स्क्रीन पे भी एक दफा शेयर कर लेता हूँ आप लोगों के साथ नंबर। नंबर आप में से ज्यादातर बच्चों के पास मौजूद भी है। काइंडली आप बस थोड़ा सा टाइमिंग का ख्याल कीजिएगा, और टाइमिंग में मैसेज ना करें। राइट। ठीक है बच्चों, अल्लाह हाफिज, थैंक यू।